नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीएस क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग अपने जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आज हम लोग क्या है कि आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है, यानी कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, हमको मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, हमको आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इसको देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। और यकीन मानिए, आपको इतिहास पढ़ने में इतना मजा आने वाला है। और अभी तक अगर आपको इतिहास अगर नहीं याद हो रहा है या पढ़ने में आपको बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्ट बनाने की जिम्मेदारी इसमें हमारी होगी। और मैं आप सभी लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि आपको एक एक फैक्चुअल चीजें इसमें की याद होंगी, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो और चाहे वो प्राचीन भारत हो। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग नीतू जी, गुड मॉर्निंग अमिला जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसका भी एक अपना अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1930 में भारत को पूर्ण स्वराज का क्या नाम है की बात की गई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा संविधान जो है ना 1950 को 26 जनवरी को लागू हुआ था। जबकि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है कि वो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, बट 2 महीना बाद इसको लागू किया गया था। उसका कारण यही था कि इन दोनों को एक साथ में एक दिवस के रूप में मनाया जाए और आज गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और ये 77वां गणतंत्र दिवस है। इसका भी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो चलिए आज की अपनी कक्षा को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजों को हमको पढ़ना है। इतिहास का काल विभाजन हम लोग करके देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीजों को पढ़ना है, साथ में हमको आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक काल में किन चीजों को पढ़ना है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए हम लोग आज की अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं और ये हमारी पहली कक्षा है। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पढ़ना क्या है, जब आपको एक चैप्टर से सीधे तरीके से आपको पता होगा ना कि आपको पढ़ना क्या है और आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता होगा कि कौन सा चैप्टर है, कि हाँ गुप्त काल क्या होता है, कि गुप्तोत्तर काल क्या होता है, चेर क्या होते हैं, चोल क्या होते हैं, पांड्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएंगे और एक एक करके सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इन चीजों में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, अपने ध्यान को एकाग्रित करना है, तो आप अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिएगा। यहाँ पे आपको क्या नाम है कि उसको लिखते हुए चलना है कि हमको पढ़ना क्या है। ओके, तो चलिए आज की अपनी कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग क्या है कि अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्त यार मित्र को इस क्या है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करें अपने इतिहास की, तो आपको पता है कि इसमें हमको अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि इतिहास का अध्ययन करना क्यों चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमको इतिहास का अध्ययन इसीलिए करना चाहिए, यानी कि जो हमारी पिछली गलतियां हुई हैं भूतकाल में, उनको सुधारा जा सके, इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे बताया जाता है ना कि आप दूसरे के अनुभव से, दूसरे ने जो गलती की है उन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उसी प्रकार हम इतिहास को क्या नाम है कि पढ़ेंगे और जो भी उसमें चीजें थी उन चीजों को क्या है कि देखेंगे, क्या था, कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का लोग कैसे थे, राजतंत्र था कैसा था, क्या था, सभी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर हम सामान्य सी बात करें तो इतिहास के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, तो इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है ना, वो 3 स्रोतों के आधार पर मिलता है। पहली अगर हम बात करें तो पहला जो है हमारा वो हो जाएगा आपका क्या, पुरातात्विक स्रोत। क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात अगर हम करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, यानी कि पुरातात्विक स्रोत का तात्पर्य यह होगा कि जो चीजें हमको खुदाई के दौरान इसमें मिला है। जैसे कि इसमें हम 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। एक पहला जो चीज होता है जिसमें कैसे पता चलता है, अभिलेख के द्वारा। किसके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा। अभिलेखों का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा जूनागढ़ का अभिलेख,
अशोक के अभिलेख, ये सारे क्या है? इन्हीं के द्वारा हमको तो पता चलता है ना कि अशोक को ने कलिंग युद्ध जीता था, अशोक क्या है कि धम्म की तरफ बढ़ गया था जो मौर्य काल में था। तो इन सभी चीजों को देखेंगे। दूसरा, सिक्कों के बारे से, यानी कि सिक्कों के बारे में हम पता करेंगे कि हाँ, सिक्कों के माध्यम से चीजों को देखेंगे, जिसमें आपको पता है कि जैसे कि सोने का सिक्का सबसे ज्यादा कौन चलवाया था, फिर बीड़ा बजाते हुए सिक्के पे जो चित्र है वो किसका है, फिर हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के बारे में, यानी कि जो चीजें, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये पहला बात हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। अगर दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पे हम किन चीजों को देखेंगे? तो साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भी बहुत से जो स्रोत हैं, चाहे वो संगम काल के संबंधित हो, चाहे वो बौद्ध काल, फिर उसके बाद जैन धर्म, ये जहां से भी संबंधित है उन सभी चीजों को देखेंगे। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में हम लोग विदेशी विवरणों के माध्यम से देखेंगे। किसके माध्यम से? विदेशी विवरण, विदेशी स्रोतों के माध्यम से या विदेशी विवरणों के माध्यम से। ओके, जैसे आपको पता होगा मेगास्थनीज का इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका, इन सभी चीजों को, इसके माध्यम से हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये तो मैं सिर्फ आपको बताया कि आपको यहां से चीजों को करना कैसे है। ओके, यहां पे इन चीजों को देखेंगे। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आपको इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इतिहास के काल विभाजन को देखेंगे। ये यहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि इतिहास का काल विभाजन, किसका? इतिहास का काल विभाजन। अगर हम बात करें इतिहास के काल विभाजन की, किसकी? इतिहास के काल विभाजन की। तो इतिहास का काल विभाजन की अगर हम बात करें, हो सकता है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड वाइज आ रही हो आपको, क्योंकि बाहर आज 26 जनवरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा। ओके, हम बात करते हैं इतिहास के काल विभाजन की। तो देखिए, यहां पे जो चीजें मिलेंगी, आपको पता है कि प्राचीन चीजों में आपको जो भी चीजें मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। तो उसका जो निश्चित जो डेट है ना, उसके बारे में अलग, मतलब कई व्यक्तियों ने अपना अलग अलग विचार दिया है। उसमें डेट में अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे है। तो इसको हम लोग ना 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला है आपका, क्या जो है पहला है आपका, वो हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत। क्या? सॉरी, जो पहला है आपका वो हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या? प्रागैतिहासिक काल। ओके, पहला क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। और फिर अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, और तीसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ओके, ऐतिहासिक काल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या नाम है कि जो राइटिंग है वो ठीक ठाक समझ में आ रही होगी। ओके, ये पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे की बात करें तो ऐतिहासिक काल की बात करता है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में हमको किन चीजों को पढ़ना है, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में किन चीजों को पढ़ना है, और साथ में ऐतिहासिक काल के बारे में कौन से चीजों को पढ़ना है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि ऐसा समय काल जिसके बारे में हमको सिर्फ जो जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलता है। यानी कि ना तो इनको लिखित ज्ञान था, यानी कि इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। यहां पे साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी, जाहिर सी बात है जब लिपि का ज्ञान नहीं है तो जाहिर सी बात है साहित्यिक स्रोत यहां पे मिलेंगे नहीं। और सिर्फ जो चीजें यहां पे मिलती है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलता है कहां से? तो वो मुझे मिलता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, यानी कि खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली हैं उसके माध्यम से। आपको पता ही होगा कि इस हड़प्पा सभ्यता में आपने स्नानागार को देखा, फिर रॉबर्ट ब्रूस फूट को जानते ही होंगे आप लोग, जहां पे उन्होंने कुल्हाड़ी खोजा था। ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इन चीजों में अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलिए, अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की,
अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसमें क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसके बारे में, यानी कि ये जानकारी का स्रोत, यहां पे डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं, जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत जो है ना, जानकारी के अगर स्रोत की अगर हम बात करें तो ये कैसे मिलता है? तो दो तीन चीजों को यहां पे ध्यान रखिएगा। पहला जो हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें, तो क्या इसमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जानकारी मिलती है? तो यहां पे आप लगा देंगे कि हाँ मिलती है। इनको क्या लिपि का ज्ञान था? तो लिपि का ज्ञान की बात करें तो लिपि का ज्ञान जो था वो नहीं था, इसका ध्यान दीजिएगा, वो नहीं था। फिर अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें, साहित्यिक स्रोत की, तो जाहिर सी बात है जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो साहित्यिक स्रोत भी नहीं था। ओके, इन चीजों को ऐसे लिखेगा। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो जानकारी का स्रोत, यहां पे बात करेंगे किसकी? जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत की अगर हम बात करें तो देखिए सभी लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा कुछ अलग तरीका है। मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे अध्ययन किया है कि किस तरीके से मैं चीजों को समझा सकूं अपने आप को। जब मैं सोचता हूं कि हाँ मुझे समझ में आ गया तो मैं आप लोगों के सामने ऐसे लेके आ रहा हूं। तो चलिए अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो यहां पे देखिएगा इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर क्या जानकारी मिलती है? पुरातात्विक स्रोत। अगर हम बात करें यानी कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, तो आप लोग बताइएगा क्या मिलती है जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर? सभी का स्वागत है। तो ये क्या हो जाएगा कि हाँ मिलता है। यहां पे अगर हम बात करें तो लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान था। क्या यहां पे लिपि का ज्ञान था? अच्छा आप लोग बताइए, क्या यहां पे आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था कि नहीं था? आप लोग बताइए, क्या सभी को पता है यहां पे लिपि का ज्ञान था? आप लोग बताइए, क्या लिपि का अध्ययन था? क्या इनके बारे में अभी मुझे पता है कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, अभी मैं आपको आगे बताता हूं, तो ध्यान रखिएगा। इनको लिपि का ज्ञान था, बट यहां पे एक चीज आप लोग लिख दीजिएगा यहां पे नीचे, कि यहां पे जो है ना, इनको क्या नाम है कि पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। क्या? लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। क्या? पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, पढ़ा नहीं जा सका है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यानी कि इनको लिखित जानकारी तो मिली है वहां से, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, लिखित जानकारी तो मिली है, बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आपको पता ही होगा कि चित्र जो है ना, चित्रात्मक लेखन पद्धति था उस समय, आपको पता ही होगा। और अब हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो जो ऐतिहासिक काल है हमारा, इसके अगर जानकारी की स्रोत की बात करें, क्या? जानकारी का स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको जाहिर सी बात है ऐतिहासिक काल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे पुरातात्विक स्रोत भी होगा। क्या? पुरातात्विक स्रोत और दोनों साहित्यिक स्रोत, ये दोनों चीजें यहां पे थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, हम लोग क्या नाम है कि ऐतिहासिक काल में ही हम अपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, जो हमारा मूल क्या है कि सब्जेक्ट है, पाठ है, उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए अब और यहां पे किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, तो अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग को पढ़ना है किसमें? जो हम लोग को पढ़ना है इसमें प्रागैतिहासिक काल में, तो इसके अंतर्गत पता है क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसके अंतर्गत हमको जो पढ़ना है वो है आपका पाषाण काल। क्या? पाषाण काल। पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है, तो पाषाण काल को हमको इसमें पढ़ना है। साथ में हमको ताम्र पाषाण काल। क्या? ताम्र पाषाण काल।
ताम्र पाषाण काल को हमको पढ़ना है। इसमें हम इसमें आगे देखेंगे कि पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है। ओके, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप लोग बस इसको इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको किन चीजों को पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमको हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद इसमें वैदिक काल को पढ़ना है। किसको? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों की बात करता है। इसका भी ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल में कौन से काल को रखा जाता है और वहां पे ऑप्शन दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मौर्य काल, तो ध्यान रखिएगा वहां पे आप हड़प्पा सभ्यता को लगाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसका मैं आपको बता सकता हूं। कहीं पूछा भी गया है आद्य ऐतिहासिक काल में, तो कई बार पूछा गया है। ओके, अब हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ध्यान रखिएगा ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमको पढ़ना है, यानी कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से, शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का इतिहास, के बाद का इतिहास। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या बताया जा रहा है? छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का इतिहास इसमें पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको क्या है कि वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। साथ में अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो इसमें हम लोग क्या, प्रागैतिहासिक काल की, तो हमको इसमें पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को पढ़ना है। यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको यहां तक की, हाँ, लिखने का ज्ञान था, लिखित ज्ञान था, बट पढ़ा नहीं जा सका है। आप लोगों को अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हैं? सभी लोग बताएं कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? बताइएगा, यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? बताइए, अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद एमसी जी, क्या नाम है, एमसी जोम्बी जी। चलिए बताइए, क्लियर ना? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, आपको पता चल गया है कि हमको जो पुरातात्विक स्रोत है, अगर हम बात करें, यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, उसमें हमको जो भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलता है, यानी कि खुदाई के द्वारा जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उससे मिलता है। दूसरी चीज, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप सबको पता है कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही जानकारी मिलती है, क्योंकि यहां पर लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ है बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरी बात करें ऐतिहासिक काल की, तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पे। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, साथ में यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी है, क्योंकि यहाँ पे अब लिखन क्या है कि लिखने का ज्ञान हो चुका था और उसको पढ़ा भी जा चुका है। इसका भी अध्ययन मतलब ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अपने ये दो चीजें आपको पता है, हम स्टार्ट करेंगे तीसरे काल को, यानी कि ऐतिहासिक काल को। इसको हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, इसको हम बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल, अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका जो समय काल है आपको पता होना चाहिए, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि बीसी की बात करता है। ईसा पूर्व का मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, से आज तक, यानी कि के बाद का काल जो है ना, के बाद का काल। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमको किन चीजों को पढ़ना है, तो देखिए, इसको हम लोग ना 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग में कैसे बांटेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर 3 भागों में अगर हम बांटें तो आपको ध्यान होगा, आप लोग जो पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, किसके बारे में? प्राचीन इतिहास। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो होगा मध्यकालीन इतिहास। ओके, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। क्या है? आधुनिक इतिहास।
देखिए, जब आप लोगों को ना इसके बारे में जानकारी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको पता है कि अच्छा ये सारी चीजें हैं, कैसा है, तो याद रखिए कि आपको खुद इंटरेस्ट हो जाएगा कि हाँ पढ़ना कैसे है। जब आपको कुछ चीजें जानकारी प्राप्त हो जाती है ना, कभी आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो जब आप इतिहास को या किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे इतनी जानकारी है। जब मैं 6 क्लास में था तब तो इतनी जानकारी नहीं थी, जबकि तब भी इतनी जानकारी थी, बट क्या है कि हम उस समय 6 क्लास में थे तो हमको पता ही नहीं है क्या है। आपको पता चलेगा कि अच्छा जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिए गए हैं। ओके, तो आपको मजा आने लगेगा कि हाँ अरे यार चीजों को पढ़ना चाहिए, मजा आता है कि इतिहास भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, अभी आपको पता है मैं आपको एक एक तरीके से इतने अच्छे तरीके से रिवाइज कर दूंगा ना, जैसे आपको आधुनिक भारत पढ़ना है तो आधुनिक भारत में मैं आपको एक बार अगर गवर्नर जनरल पढ़ा दिया तो समझिए कि आपका एक बार पूरा आधुनिक इतिहास रिवाइज हो गया। फिर अगर मैंने आपको अधिवेशन पढ़ा दिया कांग्रेस के तो दोबारा रिवाइज हो गया। अगर मैं आपको क्या नाम है कि उसका ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया, जो हमारा क्या नाम है कि संविधान का, तो वो भी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक करके चीजों को भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि इतना मजा आने वाला है। और एक बार में 3-4 बार रिवीजन आपका मैं करवा के छोड़ूंगा और यहीं पे आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा, ये भी मैं बता रहा हूं। बट आप लोग यहाँ पे बस एक ध्यान रखिएगा कि मेहनत आपको ही करना है। सिर्फ मैं जितना पढ़ाऊं इसका रिवीजन करके आइएगा, बाकी 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो 10 क्वेश्चन में भी आपको मैं एक चैप्टर पूरा का कंप्लीट करवा दूंगा, ये भी मैं बताता हूं। अब चलिए हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। किसकी? प्राचीन इतिहास की हम बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास में हमको किन किन चीजों को पढ़ना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, इसमें किन किन चीजों को पढ़ना है अगर उसकी हम बात करें। ओके, चलिए, तो जो पहला चैप्टर इसमें होगा वो हो जाएगा आपका महाजनपद काल। क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक की बात करता है। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी की बात करता है। और वैदिक काल का संबंध किससे है? आद्य ऐतिहासिक काल से। अब हमको जो पढ़ना है ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें हमको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की चीजों को पढ़ना है, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा, ये चैप्टर जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग। जो हमारा इसका पहला चैप्टर होगा, अगर हम बात करें, हम बात करेंगे महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों को यहां पे इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा कि इसकी अवस्थिति कहां पे है वर्तमान समय में, कौन कौन से वहां पे महाजनपद थे, सभी चीजों को हम लोग यहां पे देखेंगे। किस प्रकार से अगर वैदिक काल आगे पीछे पढ़ चुके होंगे हम तब तक जहां पे जन को देखेंगे, फिर जन से जनपद होता है, जनपद से महाजनपद होता है, हम सभी चीजों को देखेंगे। पहला जो होगा पॉइंट हमारा महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो दूसरा पॉइंट होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म के बारे में हम लोग यहां पे दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ओके, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात हम लोग यहां पे करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा। ओके, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा। धन्यवाद नीतू जी, धन्यवाद। और हम बात करें उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और तीसरे की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मौर्य काल हो जाएगा। क्या? मौर्य काल के बारे में हम लोग बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जहां से चंद्रगुप्त मौर्य कि हाँ 323 ईसा पूर्व में किस प्रकार से वो घनानंद को हरा के गद्दी प्राप्त करता है। साथ में इसके पहले हम लोग क्या नाम है कि सिकंदर के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके पहले हम लोग क्या नाम है कि और भी जो हर्यक वंश वगैरह है ना, वो भी चीजों को वहां पे हम लोग यानी कि अवध के उत्कर्ष के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, मौर्य काल की बात हो गया। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है मौर्योत्तर काल। क्या? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। मौर्योत्तर काल, मौर्य प्लस उत्तर यानी कि मौर्य के बाद का काल। जब कभी पूर्व की बात आए यानी कि पूर्व मौर्य काल यानी कि मौर्य के पहले, मौर्य काल यानी कि मौर्य के समय, मौर्य उत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद के काल को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या नाम है कि सातवाहन, इंडो ग्रीक वगैरह, शक वगैरह, कुषाण वगैरह, इन सभी चीजों का अध्ययन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, सातवाहन वगैरह यहाँ पे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, चलिए, अगर मौर्योत्तर काल में हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे गुप्त काल। क्या?
गुप्त काल के बारे में। ओके, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में यहीं पे हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। गुप्त काल हो गया। छठवें की बात करें तो गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल। ओके, गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो पुष्य भूति वंश के बारे में आप लोग जानते होंगे, यानी कि वर्धन वंश के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहां पे हम लोग गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अभी तक मुझे आप बताइए क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आप यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ेंगे ना शशि कौरना जी, कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि चीजों को मैं याद करवा के छोड़ूंगा और एक बार में कम से कम इतनी बार यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर इतिहास। और ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, वो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे अन्य अदर एग्जाम का हो, जहां पे आपको इतने अच्छे तरीके से चीजों को आप उसको क्या है कि टैकल करने में समर्थ हो गए, इतना मैं आपको बता सकता हूं। ओके, तो चलिए। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम लोग बात करेंगे राजपूत काल के बारे में। किसके बारे में? राजपूत काल। शतवे की अगर हम बात करें तो राजपूत काल के बारे में बात करेंगे, राजपूत काल। ओके, यानी कि इसी में हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष को देखेंगे। किसको? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको शायद पता होगा, जिसमें आपको शायद पता होगा कि चोल, चेर और पांड्य की बात होती है। किसकी? चोल, चेर और पांड्य। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश हो जाएगा आपका यहां पे। फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, एक मिनट रुकेगा, पाल वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है ना, ये तीनों त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है नॉर्थ इंडिया में, जब क्या नाम है कि यहाँ पे हर्षवर्धन का जो काल होता है, यानी कि वर्धन वंश की जब समाप्ति होती है, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है उत्तर भारत में, तो उसमें हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल में ही कुछ दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनके बारे में। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, किसके बारे में? दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो दक्षिण भारत के राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्य में हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे? तो चलिए देखिएगा, दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, ओके। अगर हम इसकी बात करें दक्षिण भारत की राज्य की, ये अभी हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें प्राचीन इतिहास की हैं। इसमें हमारा जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संगम काल। क्या? संगम काल। संगम काल, जिसमें हम लोग चोर, चेर और पांड्य को पढ़ेंगे। किसमें? याद रखिएगा, चोर, चेर, चोल और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संगम काल में कौन कौन से वंश आते हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में क्या है कि किसने यहाँ पे शासन किया था। जो चोल ने किया था, चेर ने किया था और पांड्य ने किया था। संगम काल का सीधा सा क्वेश्चन ये पूछता है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे ये देखने को भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे हम बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में। फिर दूसरा जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो दूसरा हो जाएगा वो पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में देखेंगे। आपको बहुत सारे वंशों के बारे में पता ही नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे, चालुक्य वंश। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे चोल वंश के बारे में देखेंगे। देखिए, चोल वंश एक बार संगम काल में आता है और एक बार 9वीं शताब्दी में भी आता है। 9वीं सदी में भी एक बार चोल जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चोल वंश के बारे में भी अच्छे तरीके से चीजों को देखेंगे। चोल वंश, ओके, चोल वंश के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अभी क्लियर है क्या? आप सभी को पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगली पॉइंट जो है यादव वंश के बारे में देखेंगे। यादव वंश,
फिर होयसल वंश के बारे में देखेंगे। होयसल वंश के बारे में भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, ये सभी चीजों को हम लोग यहां पे बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, और यहीं पे हम लोग गंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। गंग वंश, ये सिर्फ क्या है ना, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किया था, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलान में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इस वंश की स्थापना किसने किया था, उसका संस्थापक कौन था, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। गंग वंश, काकतीय वंश के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। ओके, काकतीय वंश के बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजों को देखेंगे। हाँ ओके, आप क्लास जाइए। अच्छा, आप ऐप पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप लोग जाइए। फिर उसके बाद कदम वंश को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कदम्ब वंश के बारे में भी हम सभी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि ये रहा हमारा दक्षिण भारत के जो चीजें हैं उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या है कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश, काकतीय वंश, कदम वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में अब मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो मध्य का जो प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं वो लगभग एक जो बीच का समय होता है, यानी कि 750 यानी अरबों के आक्रमण की अगर हम बात करें, तब से अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो हमारे 712 में यहाँ पे जो आक्रमण होता है भारत में, उसकी बात करें तो उसके बाद से भी चीजें जो बीच में होती है, यानी कि प्राचीन काल का उत्तरार्ध और मध्य काल का पूर्वार्ध की बात करें, यानी कि दोनों के बीच के समय की बात करें, तो उस समय भी संघर्ष की बात होती है। यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, क्या 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में। ओके, इसको बोलते हैं संघर्ष का काल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघर्ष। ओके, कोई बात नहीं। हाँ बढ़िया, बाद में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जिसको जाना है वो जा सकते हैं। बट क्या नाम है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे साम्राज्य के लिए संघर्ष, साम्राज्य के लिए संघर्ष। ओके, के लिए संघर्ष की बात करेंगे। अगर हम बात करें साम्राज्य के लिए संघर्ष की, तो इसमें हमको किन किन चीजों को देखना है, कौन कौन से थे, आपको शायद ये पता होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पे पूछा जाएगा किसके बारे में, तो आपको पता होगा मालवा के बारे में। किसके बारे में, मालवा के बारे में पता होगा। यहां का कौन था, तो यहां के थे आपके मालवा के, यानी कि परमार वंश की बात करता है। किसकी, परमार वंश की बात करता है, परमार वंश। ओके, परमार वंश की बात करता है मालवा क्षेत्र जो है ना, वो परमार वंश की बात करता है। इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद बुंदेलखंड की बात आ जाती है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात करता है, तो ये चंदेल वंश के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में, चंदेल वंश के बारे में सुना होगा। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, मालवा, परमार वंश, बुंदेलखंड की बात है। आप लोग जिसको भी जाना है, हाँ कहीं पे आपको मैं बता रहा हूं, इतिहास कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे चीजों को बता दूंगा। बस आप लोग अपने साथ निरंतरता को बनाए रखिएगा, क्योंकि निरंतरता अगर जीवन में है तो जाहिर सी बात है सफलता दूर नहीं है, और सफलता को जल्द ही अर्जित किया जा सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर जो है ना, ये चौहान वंश की बात करता है। किसकी, अजमेर जो है ना, ये चौहान वंश की बात करता है, चौहान वंश। इसको अगर आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो समझिए कि यहीं से आपके कम से कम अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से भी एक आध दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर काशी एवं कन्नौज की बात करें तो गढ़वाल वंश की बात करता है। क्या, काशी और कन्नौज, काशी और कन्नौज, ये किसकी बात करता है, गढ़वाल वंश की।
बस आप लोग लगे रहिए, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग का साथ मिला तो यकीन मानिए कि इस लेवल पे इतिहास को लेके जाएंगे ना कि आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छे से हमको चीजें क्लियर हो गई है। फिर बात करेंगे त्रिपुरी, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में, त्रिपुरी की कलचुरी, त्रिपुरी की कलचुरी वंश के बारे में, कलचुरी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें किसका हो गया, मालवा का परमार वंश, फिर बुंदेलखंड का चंदेल वंश, अजमेर का चौहान वंश, काशी और कन्नौज का गढ़वाल वंश, त्रिपुरी का कलचुरी वंश। फिर अगर बात करें गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, गुजरात, गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश, या सोलंकी वंश। समझिए कि ये जो चीजें है ना, आपके क्वेश्चन यानी कि जो हॉटस्पॉट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, ये आप सभी को पता है। ओके, जो क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं ना इतिहास के, वो आपको यहां से क्या नाम है बन जाएंगे, आपको पता ही होगा। फिर जो अन्य राज्य हैं यानी कि अन्य जो, अगर हम बात करें अन्य जो क्षेत्रीय बोल सकते हैं या सीमावर्ती जो राज्य है, अगर उसकी बात करें, क्या सीमावर्ती राज्यों की इसी समय अगर हम बात कर ले तो सीमावर्ती राज्यों की अगर हम बात करें तो सीमावर्ती राज्य में हम लोग सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में। किसके बारे में? सेन वंश के बारे में। साथ में कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इतिहास, कश्मीर का इतिहास भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम बात करें इसकी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से चीजों को देखा। ये सारी चीजें हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो ये प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है चीजें, तो देखिए अगर हम एक बार बात करें तो इसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो राजपूत काल आएगा, फिर त्रिपक्षी संघर्ष, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, चोल के बारे में पढ़ेंगे, यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश, काकती वंश और कदम वंश के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो 1000 से 12वीं ईस्वी के बीच में जो साम्राज्य के लिए संघर्ष था, यानी कि मालवा के परमार, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल वंश, अजमेर के चौहान वंश, काशी और कन्नौज के गढ़वाल वंश, त्रिपुरी के कलचुरी वंश और गुजरात के जो है ना चालुक्य सोलंकी वंश को, और सीमावर्ती राज्य सेन वंश और कश्मीर का इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इसका भी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। एक मिनट रुकेगा। क्लियर है ना, चीजें क्लियर है? ये गुजरात यहां पे लिख दे। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे आपके मध्यकालीन भारत के बारे में। किसके बारे में? मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत में हमको किन चीजों को पढ़ना है। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, किसकी? मध्यकालीन भारत की अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहला जो काल हो जाएगा, यहां से हम पढ़ेंगे किसके? जो भारत पे अरबों के आक्रमण से। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी को आपको पता ही होगा, तो वहां से चीजों को हम लोग करेंगे, यानी कि भारत पे अरबों के आक्रमण से स्टार्ट करेंगे इसको। खैर अगर इसकी हम बात करें तो ये जो प्राचीन काल का उत्तरार्ध है और मध्यकाल का पूर्वार्ध है, वहां से बात करता है। बट यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। ओके, भारत पे अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। अरबों का मतलब अरब पैसे में मत जाइएगा, अरब का मतलब अरब कंट्री की बात की जा रही है, अरब जो देश है वहां की बात करिए। आक्रमण पहला पॉइंट हमारे ये हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में।
सल्तनत काल, सल्तनत काल की बात करें तो इसमें हम लोग 5 जो राज्य है ना उस समय के, उसको देखेंगे कौन कौन से हैं। अगर उसकी हम बात कर ले यहीं पे, अगर यहीं पे हम उसकी बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा, पहला गुलाम वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे, गुलाम वंश। फिर उसके बाद यहाँ पे खिलजी वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश। इन चीजों को ना आपको एक एक क्रम वाइज इस तरीके से याद किया जाएगा कि आपको मजा आने लगेगा। तुगलक वंश की बात करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सैयद वंश की बात करेंगे, सैयद वंश। फिर उसके बाद यहाँ पे लोदी वंश की बात करेंगे, किसकी? लोदी वंश। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 1526 में आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है और यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत था, यानी कि जो ये शक्तियां थी वो समाप्त हो जाती हैं। फिर हम आगे बात करेंगे मुगल काल की, किसकी? मुगल काल की। बट इसके बीच में हमको तीसरा जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है, इसी के साथ हम लोगों को पढ़ लेना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ओके, यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर, विजयनगर को पढ़ेंगे, क्योंकि तुगलक के समय में विजयनगर की स्थापना भी होती है। विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहमनी के बारे में ही भी हम लोग पढ़ेंगे। बहमनी, बहमनी के बारे में भी, यानी कि विजयनगर और बहमनी जो दो यहाँ के बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सूफी आंदोलन हो जाएगा, फिर यहीं पे हम लोग सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन। ओके, फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सूफी के बाद भक्ति आंदोलन। फिर यहीं पे हम लोग जो 7वां पॉइंट अगर बोले तो यहीं पे हम लोग मुगल काल को स्टार्ट करेंगे। किसको? मुगल काल, मुगल काल को स्टार्ट कर देंगे यहीं पे। फिर अगर उसकी हम बात करें तो यहीं पे हम लोग मराठा को भी पढ़ लेंगे। किसको? मराठा, मराठा को भी पढ़ेंगे। और क्योंकि यहीं से कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको बताऊं एक बार मराठा अगर स्टार्ट किया तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि आपको मुगल काल 1526 से स्टार्ट किया जाएगा, आपको पता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1540 में क्या नाम है कि हुमायूं यहां से हार जाता है, आपको पता है। तो क्या नाम है कि यहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो उसके बारे में वो यहाँ पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद 1555 में फिर से मुगल काल स्थापित होता है, यानी कि मुगल वंश स्थापित होता है। तो ये 1857 तक की चीजों को करेंगे, यानी कि अकबर द्वितीय तक। अकबर द्वितीय क्या नाम है कि शाहजहां जो है ना, क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है, लास्ट शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे तक, वहां तक की चीजों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक बार में। फिर मराठा के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, द्वितीय पढ़ेंगे, तृतीय पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे हम लोग आपको लोग को सिख के बारे में भी पढ़ा देंगे। ओके, जो सिख है ना, सिखों के बारे में भी हम लोग यहीं पे पढ़ा देंगे, सिख। ओके, यानी कि चीजों को इस तरीके से यहाँ पे चीजें कंप्लीट की जाएंगी। और ये रहा हमारा क्या? ये रहा हमारा मध्यकालीन भारत। किसकी बात कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मध्यकालीन भारत में कौन कौन सा है? भारत पर अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, विजयनगर, बहमनी, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मराठा, सिख। यहाँ पे जो सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है, क्या? जो हमारा तीसरा पार्ट है, यानी कि जो हम लोग तीसरे के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका क्या? आधुनिक इतिहास। किसके बारे में? आधुनिक इतिहास की बात करता है। किसकी बात करता है? तो आधुनिक इतिहास। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक इतिहास में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जो तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। यहां पे हेडिंग डाल दीजिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत, अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में हम लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और यहां पे जो स्टार्ट किया जाएगा वो किया जाएगा आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ओके, और इस तरीके से आपको ये चीजें याद कराई जाएंगी कि इसका क्रम क्या था, कैसा था, किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए थे, सभी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या हो जाएगा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मुगलों का पतन,
मुगल साम्राज्य का पतन, साम्राज्य, यानी कि 1707 औरंगजेब के बाद की चीजों को देखेंगे। फिर अगर उसकी बात करें, फिर उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। फिर अगर हम उसकी बात करें कि क्षेत्रीय राज्यों से अंग्रेजों का संघर्ष, क्षेत्रीय राज्यों के साथ, क्षेत्रीय राज्यों के साथ, राज्यों के साथ, ये लिखते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, अंग्रेजों का संघर्ष। यहां पे भी आपका एक बार रिवीजन होगा, ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ओके। अब यहां तक की चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपको एक जो बेहतरीन एक बार, यानी कि सिर्फ 2 क्लास में एक बार इतिहास का रिवीजन होगा, वो हम देखेंगे यहां पे। इसके जस्ट बाद वो होगा गवर्नर जनरल। क्या? गवर्नर जनरल। अब हम बात करें अगर गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल ऐसा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपको एक बार में पूरा इतिहास का रिवीजन करा देगा। चाहे वो बंगाल का गवर्नर हो, चाहे वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो, चाहे वो भारत का गवर्नर जनरल हो, चाहे वो वायसराय हो। यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 1757 से लेकर यहाँ पूरा 1947 तक। यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल को एक एक करके मैं याद करवा दूंगा, और दूसरी चीज उनके समय में क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पे क्रम वाइज याद करवा दिया जाएगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे तो एक बार तो इतिहास हमारा हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर चीजों को पढ़ेंगे तो वो भी बहुत यहां से क्रम वाइज तरीके से चीजें आपको याद हो जाएंगी, ओके। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो इस पे बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे किसकी, जो आपके बोल सकते हैं कि एक तरह से धार्मिक प्लस सामाजिक जो सुधार आंदोलन है ना, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। फिर उसके बाद यहीं पे हम लोग किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, किसान विद्रोह प्लस जनजाति विद्रोह को देखेंगे। जनजातीय विद्रोह के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और फिर जस्ट इसी के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किसके बारे में, हम लोग देख लेंगे आपके 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये 1857 आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, किसने कहां सा नेतृत्व किया था, कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कारण क्या था इसका, तत्कालिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, भौगोलिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, सभी चीजों को एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ 2 पेज में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता सकता हूं, ओके। तो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, कि क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है इसको, इसका भी ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम बात करें इसका, तो यहां पे हम लोग ना भारत के, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की बात करेंगे, इसकी स्टार्ट करेंगे। और जो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। कितने चरणों में? इसमें हम लोग 3 चरणों की बात करेंगे, 3 चरण। ये 3 चरण में देखेंगे, 3 चरण, 3 चरण को देखेंगे हम लोग यहां पे। अगर हम बात करें ये 3 चरण कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो हो जाएगा आपका प्रथम चरण, जिसकी हम बात करेंगे 1885 से लेकर 1905 तक, ओके। यानी कि जो नरम दल गरम दल की बात करती है ना, तब तक की चीजों को देखेंगे। कब कांग्रेस में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, आपको पता है, एओ ह्यूम के द्वारा, आपको पता हो। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। फिर अगर उसकी हम बात करें, प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण की बात करेंगे यहाँ पे, क्या, द्वितीय चरण। और यहां की अगर हम बात करेंगे तो ये 1905 से लेकर
1919 की चीजों को देखेंगे। ओके, इसका भी ध्यान दीजिएगा। फिर तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण देखिए, सभी लोग अपने तरीके से क्या नाम है कि यहाँ पे चीजों को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 1919 से लेकर 1947 तक की चीजों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग गांधी युग, अब गांधी युग भी इसी में आ जाएगा, लगभग वहां तक की चीजों को करेंगे, यहां तक की चीजों को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो 1885 को शुरू होने से पहले यहीं पे हम लोग एक पॉइंट लिख देंगे जिसका नाम होगा आपका कांग्रेस के अधिवेशन। क्या? कांग्रेस के अधिवेशन को। इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले हम यहां पे पहले ही जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा कांग्रेस का अधिवेशन। क्या? कांग्रेस का अधिवेशन। ये आपको बताया जाएगा कि कौन अभी तक किसने सबसे अधिक बार क्या है कि अध्यक्षता की। ये 1885 से लेकर 1947 तक सभी चीजों को मैं याद करवा दूंगा, और 1947 तक की चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उस समय। दूसरी चीज, आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तीसरी चीज, जब हम इसको पढ़ेंगे फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। चौथी चीज, जब हम क्वेश्चन कराएंगे फिर रिवीजन हो जाएगा। पांचवी चीज, जब हम आपको लास्ट में इसका क्विक रिवीजन कराएंगे तो भी रिवीजन हो जाएगा आपका। यानी कि 5 बार 6 बार आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको अब इतिहास नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि अब इतिहास आपके बस की बात नहीं है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, और मैं आप सभी से बता दूं, जो लोग भी हमारे चैनल में पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद और क्या नाम है कि आशा कर सकता हूं आपसे कि आप हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी हैं सभी लोग को, कि आप लोग यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों तक क्या है कि इसको चैनल को पहुंचाइए, हमारे इस क्लास को बताइए। शायद मैं एक अच्छा प्रयास करूं और जो भी चीजें हैं आप लोग बताते हुए चलिएगा। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्वातंत्रोत्तर युग, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद का भारत। ओके, स्वतंत्रता के बाद का भारत, क्योंकि यह भी जरूरी है। आपको पता है कि 1947 से लेकर 1964 तक के चीजों को हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूं। एक बार हमारे पे आप विश्वास करिए, सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे चीजों को पढ़ना है, फिर जिंदगी में नहीं पढ़ना है। मैं इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो याद रखिए कि आपका वो 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। और आप लोग मुझे बताइए कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ, 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो सही है, बट हमके यहां से हमको पढ़ना है 1492 से लेकर। ओके, और क्या नाम है कि हमको यहाँ पे इसका स्टार्ट जो है ना कि हाँ, यहाँ पे पुर्तगाल कब आए, यहाँ पे डच कब आए, यहाँ पे क्या नाम है कि अंग्रेज कब आए यानी कि ब्रिटेन कब आए, उसके ब्रिटिशर कब आए, फिर यहाँ पे डेन कब आए, फिर यहाँ पे फ्रांस कब आए, सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से करेंगे। और एक एक चीजों को यहाँ पे इस तरीके से कवर करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा। और मैं यहाँ पे अभी कल से मैं आपको बता दूं, कल का जो पहला टॉपिक होगा यहाँ पे, पहले कुछ दिन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से मैं चीजों को यहाँ पे करवाता हूं। तो पहला का जो कल का पहला पॉइंट होगा वो हो जाएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन का लगभग होगा, और उस 25 क्वेश्चन में यकीन मानिए आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चाहे वो क्या नाम है कि आपका पुर्तगाल हो, चाहे डेन हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे क्या नाम है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, वांडीवास का युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो। ओके, एक एक चीज, चाहे वो वास्को डिगामा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लॉर्ड क्लाइव हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों को कवर किया जाएगा। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको मेरा जो मुझे पढ़ाना है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीजों को करेंगे। एक बार मैं आपका क्या है कि मतलब कि रिवीजन कर दूं कि मुझे चीजों को पढ़ाना कैसे है, तो देख लीजिए आप लोग एक बार। तो देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने देखा था, पहली बात तो देखा था कि इतिहास काल का विभाजन के बारे में। आपको पता है कि इतिहास के काल का विभाजन हम लोग 3 तरीके से देखते हैं, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये भी मैं बता देता हूं, इसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमको सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमको वैदिक काल को पढ़ना होता है यहाँ पे। ओके, फिर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में जो हमके बाद का इतिहास है 6वीं शताब्दी के बाद का,
बीसी के बाद का तो पूरी चीजों को पढ़ना है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिलता है। फिर अगर हम बात करें आद्यैतिहासिक काल की, तो आद्यैतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिलती है, बट यहाँ पे लेखन कला विकसित थी, बट उसके वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, यानी कि उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है वहां पे। ओके, तीसरे की बात करें तो इसमें साहित्यिक स्रोत प्लस पुरातात्विक स्रोत दोनों की बात होती है। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा। कल से क्या नाम है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे चीजों को। फिर उसके बाद हमने देखा एक मिनट रुकेगा। फिर हमने ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में, उसके बाद के काल में, फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीनों चीजों को आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब सोचिए, पता है आपको, अगर आपने इन टॉपिक को लिख लिया, एक जगह आपने एक पेज बना के लिख लिया अच्छे तरीके से, तो यकीन मानिए आपको आधा चीज तो इतिहास इंटरेस्टेड ऐसे ही हो गया कि आपको पता चल गया कि अच्छा, भारत में कभी काकतीय वंश ने शासन किया था, भारत में कलचुरी वंश के नाम से एक भी कोई क्या नाम है कि वंश था, यहाँ पे यादव वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश, सभी के बारे में इतने अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी। आज आपने बहुत सारे वंश के बारे में नहीं जानते होंगे, वो भी आपको चीजें यहाँ पे पता हो गई होंगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग का ओके, बहुत बढ़िया नीतू जी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक बार मैं आपको बताऊं, ये आप लोग कम से कम लोगों को क्या है कि इसको एक काम जरूर करिएगा, ये अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा, और हम यहाँ पे जस्ट जल्द ही क्या नाम है कि आपको जिस दिन बताएंगे कि हाँ उस दिन से थ्योरी वाली क्लास चलेगी, उस दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत में पहला टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है कि पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कंप्लीट किया जाएगा मेरे द्वारा। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, और आपको हमसे मैंने यहाँ पे जो भी प्रयास किया है आप लोगों के लिए, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं मैंने वहां पे आपको अच्छा ही लगा होगा, और आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दूसरी चीज, क्लास एंड होने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक के द्वारा मुझे खुद प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरी चीज, जो लोग यहाँ पे देखने आते हैं, आपको पता ही होगा कि सबसे पहली बात, अगर किसी टीचर को आपका अवलोकन करना है तो आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में जाते होंगे। तो यकीन मानिए आपका कमेंट बॉक्स जो है ना, हमारे लिए ना एक बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, जो कमेंट बॉक्स होगा ना, वो आपका अगर अच्छा वहां पे फीडबैक, जो भी फीडबैक होगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, तो वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये भी आप लोग जानते होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे ना, क्लास को अब हम लोग ना यहीं पे एंड करेंगे। हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे अब आप लोगों से कल वाली क्लास में। ओके, कल वाली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।